Good morning, students. I am Dr. Vijay Kumar Pandey. Once again, present in front of you, and today I will going to discuss about the medicine, which name is benzoic acidum. This session is the video recorded lectures series session, which is based on the Allen's notes. So now starts the benzoic acidum. In this first slide, we are just discussing about the suitability of benzoic acid. किस प्रकार के पेशेंट के ऊपर बेंजोइक एसिड सबसे ज़्यादा असर करता है, या विच टाइप ऑफ पीपुल द बेंजोइक एसिड प्रूव्स मच. Here in Allen's note, the suitability of benzoic acid mention like that a gouty rheumatic diathesis engrafted on a gonorrheal or syphilitic patient. एक इसमें वर्ड आता है इनग्राफ्टेड, बाकी सारे लाइन से आप परिचित हैं. गॉटी रूमेटिक डायथेसिस, जो जिन व्यक्तियों को अर्थराइटिस की समस्या ज़्यादा होती है, या गॉइट और रूमेटिज्म जिनको हुआ रहता है, या जिनके फैमिली हिस्ट्री में रूमेटिज्म का कोई पर्सन या उनके रिलेटिव रहते हैं, तो उनको ये संभावना रहती है गॉइट चाहे रूमेटिज्म होने के. और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वन वर्ड मेंशन इज द इनग्राफ्टेड. इनग्राफ्टेड वर्ड का मीनिंग सबसे महत्वपूर्ण इसमें इसलिए है कि ये इनग्राफ्टेड वर्ड के वर्ड मीनिंग से ही हम समझ सकते हैं. इनग्राफ्टेड दैट मीन्स टू ज्वाइन और फास्टन एज इफ बाय ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग आप लोगों ने देखा होगा, कभी सुना भी होगा कि जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, चाहे बोन इम्प्लांट होता है, चाहे कहीं से कोई बॉडी का पार्ट निकाल के दूसरे बॉडी पार्ट जो कि पहले से डैमेज है उसके रिप्लेस करके लगाया जाता है, और फिर वो एक नॉर्मल हेल्दी पार्ट की तरह वो काम करता है. जैसे स्किन का सर्जरी जब होता है तो खास करके स्किन सर्जरी में एक पार्ट उठा के, स्किन का एक पार्ट उठा के दूसरे किसी जगह पे डाला जाता है, उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टेड मतलब कि वहाँ से एक चीज़ लेके दूसरी जगह पर चिपकाना. ग्राफ्ट वर्ड का भी मीनिंग यहाँ आपको जान लेना बहुत जरूरी है. टू इम्प्लांट बेसिकली लिविंग टिश्यू सर्जिकली टू अटैच अ केमिकल यूनिट टू मेन मॉलिक्यूलर चेन. तो बेसिक मुख्यतः हम लोग यहाँ फर्स्ट फेज के रूप में फर्स्ट जो लाइन का पार्ट है उसमें ध्यान देंगे. टू इम्प्लांट लिविंग ब्रैकेट में लिविंग टिश्यू सर्जिकली, किसी भी लिविंग टिश्यू को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर इम्प्लांट करना, यही ग्राफ्ट होता है. और इस तो ग्राफ्टेड, अब हम आते हैं कि ग्राफ्टेड मीनिंग का यहाँ क्या प्रयोग है. गॉइटी रूमेटिक डायथेसिस इनग्राफ्टेड ऑन गोनोरियल और सिफिलिक पेशेंट. यदि कोई गोनोरिया से इन्फेक्टेड पेशेंट है, पहले से इनको गोनोरिया हुआ है, और जो सिफिलिटिक मियाज्म के पेशेंट हैं उनके ऊपर गॉइटी या रूमेटिक डायथेसिस ग्राफ्ट हो जाता है, अर्थात उसके साथ जुड़ जाता है, तो दिस इज द बेस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर द बेंजोइक एसिड मेडिसिन. सो ये एक लाइन जो एलेंस के नोट्स में मेंशन है उससे ये क्लियर है कि किस टाइप के पेशेंट को होता है. वन थिंग यू शुड रिमेंबर, द बेंजोइक एसिड हैव ए ग्राफ्टेड डायथेसिस, गॉटी और रूमेटिक डायथेसिस ऑन गोनोरिया और सिफिलिटिक पेशेंट. अर्थात एक साथ जब दो चीज़ें आती है तो सबसे ज़्यादा बेंजोइक एसिड की सुटेबिलिटी रहती है. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. In this slide, we are discussing gout condition in the benzoic acid. What is mentioned in the Kalinske note? Just see you below. Gouty concretion arthritis vega affects all the joints, especially the knee, cracking on motion, nosud side. Bracket में for the cross reference the medicines are the berberis, lithasis and lysasis. ये तीन मेडिसिन है जो कि बेंजोइक एसिड साथ क्रॉस रेफरेंस के तौर पर देख लेना चाहिए. बर्बरिस के लिए तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम बर्बरिस वुल्गरिस का तो जरूर इसके साथ अध्ययन करें, because these two medicine are very much similar to each other.
and generally they follow each other very much well. Now, what is the mention in the Allen's keynote? That is the gouty concentration, gouty concretion, and arthritis vega. What do you mean by the term arthritis vega? Just look down. Here I mention arthritis vega in details. एक यहाँ पर एक मेंशन है जो अर्थराइटिस वेगा, वेगा से पहले एक आपको जान लेना चाहिए कि एक वर्ड आप लोग यूज करते होंगे बहुत सारे. द वर्ड इज द वेगा बॉन्ड. व्हाट डू मीन बाय द वेगा बॉन्ड? जस्ट आई मेंशन द इन द सेकंड लाइन, इन अ पर्सन हु वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ फिक्स्ड होम. कोई भी व्यक्ति जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक घूमते रहता है, जिसको कि कोई अपना घर से अपना फिक्स उसका निवास स्थान नहीं होता, अर्थात एक जगह वो टिक के नहीं रहता है, कभी यहाँ है तो कल वहाँ है, परसों वहाँ है. एक तरह से कहिए कि फकीर टाइप की जो जिंदगी जीते हैं, चाहे साधु संत भी, उनका अपना कोई फिक्स घर नहीं होता है. वो कभी यहाँ है, कभी एक जगह, कभी दूसरे जगह भ्रमण करते रहते हैं. और खास करके आजकल हम कॉमन रूप से वेगाबॉन्ड उनको भी कहते हैं कि जिनका कोई फिक्स एम नहीं होता, और विदाउट एम जो पर्सन काम करते हैं उनको भी बोला जाता है द वेगाबॉन्ड. या किसी भी फिक्स आइडिया के बिना काम करने से जो काम लोग करता है तो उनको बोला जाता है आप वेगाबॉन्ड तरीके से कोई काम कर रहे हो. तो वेगाबॉन्ड वर्ड का मीन्स है कि फिक्स ना हो, ऑलवेज बीइंग चेंजिंग इन नेचर. सो इसका मतलब वेगाबॉन्ड है. सो अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं अर्थराइटिस वेगा. अर्थराइटिस वेगा टर्म को सबसे पहले यूज किया था इन 1782 जॉन पीटरसन, a district physician in the northern Iceland. He describes arthritis vega as a common chronic symmetric destructive inflammatory polyarthritis, sometimes with systematic manifestation. It affected people of all ages with a peak incidence around 40 and had a female predominance. इस चीज़ से स्पष्ट है कि 1782 में एक डिस्ट्रिक्ट फिजिशियन ने इस टर्मिनोलॉजी को यूज किया था, अर्थराइटिस वेगा. दैट मीन्स द अर्थराइटिस पेन विच इज नॉट फिक्स टू ए पर्टिकुलर ज्वाइंट. द प्लेस ऑफ द अर्थराइटिस इज गोइंग टू बी चेंज कंटिन्यूसली. सो इस टर्म को उसने अर्थराइटिस वेगा के तौर पर इस्तेमाल किया है. एंड यहाँ पर सबसे अर्थराइटिस वेगा के नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अफेक्टेड ऑल ज्वाइंट्स. फिक्स ज्वाइंट नहीं, बट जनरली ये सारे ज्वाइंट में, रिस्ट ज्वाइंट से लेकर नी ज्वाइंट या स्मॉल ज्वाइंट्स, मेटाटार्सल ज्वाइंट्स पर भी ये अफेक्ट करता है. बट स्पेशली द नी ज्वाइंट में इसके गॉट का सबसे ज़्यादा असर होता है. एंड दैट नी ज्वाइंट प्रोड्यूस ए क्रैकिंग ऑन मोशन. एक कट का जो मोशन होता है, किसी बहुत पेशेंट का देखे होंगे, ज्वाइंट जब मोड़ता है तो कट की आवाज़ होती है. तो क्रैकिंग ऑन मोशन, चाहे चलने में भी थोड़ा बहुत आवाज़ होता है, क्रैकिंग ऑन मोशन. एंड नेक्स्ट इज द नोडोसाइट्स. जब ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, तो अब आगे भी डिस्कस हम लोग पैथोलॉजी में करेंगे, चाहे पीएम में भी इसका आएगा डिस्कशन कि व्हाट इज नोडोसाइट्स. वहाँ पर एक डिफॉर्मिटी भी नोडोसाइट्स की तरह से क्रिएट हो जाती है. नोडोसाइट्स का एक सामान्य मीनिंग एक लाइन में आपको यही मैं बता दूं यहाँ पर. नोडोसाइट मीन्स द स्मॉल नोडल्स विच अपीयर अराउंड द नी. जब कभी भी नी है, चाहे नी के स्ट्रक्चर में एक नोडल्स निकल जाते हैं जो कि एक अलग शेप रहता है, उसका गोल शेप रहेगा, राउंड टाइप का, जो एक एक्सकर्सन रहेगा, निकला हुआ रहेगा. तो दिस इज द कॉल्ड नोडोसाइट्स. इसका डिटेल आप लोग पीएम और पैथोलॉजी में समझ जाएंगे. क्लिनिकल यूज इन डिफॉर्मेटिक आर्थराइटिस, मैंने सबसे लास्ट पैराग्राफ में मेंशन किया है इस चीज को. क्लिनिकली यूज इन डिफॉर्मेटिक आर्थराइटिस, अर्थराइटिस नोडोसाइट इन रिस्ट, हैंड, फिंगर जॉइंट्स, in both wrist between the metacarpal bones, abundant goited deposits with swelling of elbow joint. So this is all the description which is for the benzoic acid patient. So now we are going to the next slide. This slide I mentioned the
urinary system. Benzoic acid affection on the urinary system. This slide I tried to explain few lines which is mentioned in the Allen's notes. So first of all, urine dark brown and the urinous order highly intensified. ये बोल्ड में है. The bold symptoms are the most proved and most clinically used symptoms होते हैं, अतः इनको बोल्ड में दिया जाता है. यदि ये सिम्टम्स हैं तो आप जनरली ये कह सकते हैं कि ये मेडिसिन इस पेशेंट के लिए सुटेबल हो सकती है. इफ 1 or 2 bold symptoms is available, then एक 100% चांसेज हो जाते हैं कि ये मेडिसिन सिमिलर होगी दैट पर्टिकुलर पेशेंट के. सो बोल्ड लेटर में जो सिम्टम्स हैं उसके ऊपर हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ट्रीटमेंट के दौरान. तो सबसे पहला यहाँ पर जो सिम्टम्स लिखा हुआ है इन बोल्ड, यूरिन डार्क ब्राउन एंड द यूरिनस ऑर्डर हाईली इंटेंसिफाइड. दैट मीन्स द बेंजोइक एसिड का जो पेशेंट रहता है उसका यूरिन कैसा रहता है, डार्क ब्राउन कलर. दिस इज द कलर which the urine of the benzoic acid patient had, dark brown, and the urinous order highly intensified. The order of the urine of the benzoic acid patient is highly intensified, like a horse urine. बहुत जगह इस पे मेंशन होगा कि इसका जो पेशाब है वो हॉर्स के यूरिन की तरह स्मेल करता है. मोस्ट ऑफ पर्सन जो है वो इस चीज़ से शायद जानकारी इस चीज़ से अवगत नहीं होंगे कि हॉर्स का यूरिन कैसा ऑर्डर करता है. बट एज ए कॉमन सेंस आप इस चीज़ को मान लीजिए कि हॉर्स का यूरिन जो है ज़्यादा स्मेल उसमें रखता है. तो दैट टाइप ऑफ ऑर्डर benzoic acid patient have in his urine. And the next pointer which is mentioned in the Allen's note is the enuresis nocturna. नक्चुरना का मतलब आपको पता है, ये नाइट के लिए नक्चुरना. बट यूरिनेसिस मतलब इनवॉलेंट्री यूरिनेशन स्पेशली ड्यूरिंग द स्लीप. सो यूरिनेसिस नक्चुरना ऑफ द डेलिकेट चिल्ड्रेन, dribbling urine of old men with enlarged prostate, a strong characteristic odor, excess of uric acid, कैटरा ऑफ ब्लैडर आफ्टर सप्रेस्ड गनोरिया. सो इस पॉइंटर में हम लोग देखेंगे एक यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, खास करके इनवॉलेंट्री यूरिन, अपने आप बच्चों को जैसे सोए में पेशाब हो जाता है. ये एक कॉमन कंप्लेन है चाइल्डहुड के लिए, जिसको लेके क्लिनिक में आपके यहाँ बहुत पेशेंट विजिट करेंगे. सो यू शुड लर्न केयरफुली अबाउट दिस पर्टिकुलर सिम्टम्स. यूरिनेसिस नक्चुरना ऑफ डेलिकेट चिल्ड्रेन, यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे जो मैंने मेंशन किया है, यूरिनेसिस नक्चुरना और नक्चुरनल यूरिनेसिस, बोथ आर द सेम टर्मिनोलॉजी. सो either can used for this particular complaints. The urinesis nocturna or the nocturnal urinasis is the involuntary loss of urine that occurs only in night. स्पेशली मैं आपको एक मेंशन कर दूं कि खास करके सोए में जब बच्चों को पेशाब हो जाता है तो ये मेडिसिन उसमें वर्क करती है. एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो एलेंस के नोट्स में मेंशन है, यूरिनेसिस नक्चुरना ऑफ डेलिकेट चिल्ड्रेन. डेलिकेट चिल्ड्रेन, एक कुछ चिल्ड्रेन रफ होते हैं, कुछ चिल्ड्रेन बहुत ही सौम्य होते हैं, बात पर जैसे सामान्यतः वो डर जाते हैं किसी चीज़ पर, थोड़े साई नेचर के होते हैं. तो ऑल दिस चिल्ड्रेन्स आर may call the delicate children. Next is the dribbling urine of old men with enlarged prostate. As you know, the old man has a common problem, enlargement of prostate, and enlargement of prostate frequency increase हो जाता है पेशाब का, बार बार पेशाब लगते हैं. and the old person also getting difficulty to hold the urine. यदि एक बार उनको पेशाब लग जाए तो होल्ड नहीं कर पाते हैं, जल्दी से बाथरूम जाते हैं, ऐसा उनको लगता है कि कहीं पेशाब अपने आप उनके अंडरवियर में हो न जाए. कभी कभी इन सम केसेस द फ्यू पेशेंट
have a complaint that in the way of bathroom the few drops of urine come out so इस चीज़ से वो काफ़ी बोदर्ड होते हैं। तो ये कंप्लेन कॉमन कंप्लेन है, उसमें बेंजोइक एसिड बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। ड्रिबलिंग यूरिन ऑफ ओल्ड मैन विथ इन लार्ज प्रोस्टेट, जैसे थोड़ा थोड़ा यूरिन हमेशा पास आउट होते रहता है, कभी ऐसे भी, कभी खांसते हुए, कभी पेशाब शुरू होने से पहले। तो इन दैट कंप्लेन द बेंजोइक एसिड ऑल्सो वर्क। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, द यूरिनस ऑर्डर हाईली इंटेंसिफाइड, अर्थात यूरिन का ऑर्डर यदि ज़्यादा है, उसमें बदबू ज़्यादा है, तो ये मेडिसिन आप अवश्य ट्राई करें। नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं। लार्ज प्रोस्टेट के आगे क्या है? स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, जो कि अभी मैंने आपको मेंशन किया। ये कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक वर्ड जहाँ लग गया तो समझिए कि ये किसी भी मेडिसिन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। सो ये यूरिन का ऑर्डर है जो बेंजोइक एसिड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसको हमेशा कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट इज द एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड। ये आप टेस्ट कर सकते हैं, खास करके गॉटी और रूमेटिक कंडीशन में इनको यूरिक एसिड यूरिन में ज़्यादा हो जाता है, यूरिन में अधिक हो जाता है, और इस अधिक मात्रा के चलते उनको जॉइंट पेन और अर्थराइटिस की शिकायत होती है। एंड लास्टली द नोडोसाइट्स एंड द डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट अकर्स। सो द एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इज द also a basic complaints for the benzoic acid patient. Now ये लेफ्ट साइड में आपने देखेंगे मैंने एक पॉइंटर दिया है, क्लिनिकली वैल्यूएबल फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ द 16 ईयर्स इफ यूरिन इज स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि यूरिनेसिस नक्चुर्ना के लिए मेडिसिन सबसे अच्छी होती है, खास करके चिल्ड्रन में। तो एक चीज़ यहाँ मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि जनरली 16 ईयर्स से पहले के जो चिल्ड्रन, उनके ऊपर ये ज़्यादा अधिक स्ट्रांगली वर्क करती है। नाउ वी कम टू द urinary bladder, catheter of urinary bladder. What do you mean by the catheter urinary bladder? First of you should know about the catheter. मैंने एक कॉमन रूप से इसका डिस्कस यहाँ पर किया है एक लाइन में। द कैथेटर इज द catheter is inflammation of mucous membranes in one of the airways or cavity of the body. स्पेशली कैथेटर वर्ड यूज किया जाता है खास करके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनके लिए, बट ये किसी भी और कैविटी में यूज किया जा सकता है। और एज यू नो द यूरिनरी ब्लैडर इज ऑल्सो अ कैविटी। सो द कैथेटर ऑफ ब्लैडर आफ्टर सप्रेस्ड ग्नोरिया, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, the gouty or rheumatic diathesis grafted on the gonorrheal patient। तो इसीलिए सप्रेस्ड ग्नोरिया, यदि ग्नोरिया का इलाज ना होकर उसको किसी तरह से एंटीबायोटिक से सप्रेस्ड कर दिया जाए, क्योर न किया जाए, उसका सप्रेशन कर दिया जाए, तो आफ्टर दैट और द सम टाइम द कैथेटर ऑफ ब्लैडर फॉलोज। सो ये चीज़ एक बेंजोइक एसिड में स्पेशल है। ग्नोरिया का सप्रेशन के बाद कैथेटर ऑफ ब्लैडर का होना, ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाना, जिसको सिस्टाइटिस भी हम लोग बोलते हैं। लेफ्ट साइड में मैंने एक बोल्ड लेटर में आपको मेंशन कर दिया उसका कैरेक्टरिस्टिक, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। द यूरिन ऑर्डर लाइक हॉर्स यूरिन, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सो यू शुड मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, द यूरिन ऑर्डर, when you think about the benzoic acid. Thank you for this session. Next session, which is the last and second part of the benzoic acid, we will discuss about the some another and relation and the clinical use of the benzoic acid. Till then, thank you and goodbye.